चलिए, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है सूट बाय अ थर्ड पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए, एक बार क्या हुआ, मैं एक जगह से जा रहा था। मैंने देखा एक चोर एक में अनजान इंसान का वॉलेट लूट रहा है। मैं बीच में कूदा, मैंने उस चोर की बहुत पिटाई करी और फिर मैंने उस इंसान को बचा लिया। मुझे बहुत शाबाशी मिली, लोगों ने बोला अरे आपने तो बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड वेरी गुड। अब मैं हो गया बहुत ज्यादा एम्पावर्ड। मैं बोला अब इस दुनिया में किसी के साथ कुछ भी गलत होगा, मैं नहीं होने दूंगा। एक दिन क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि एक दुकानदार है, उसने एडवांस में उससे पैसे ले लिए और उसको सामान देने से मना कर दिया। अब मैं बोला तो भाई तुम कोर्ट में जाओ। वो बोला नहीं भाई, कोर्ट में मैं नहीं जा सकता हूं क्योंकि कोर्ट में जाने से मुझे डर लगता है। मैंने बोला भाई रुको, आपकी जगह मैं कोर्ट में जाऊं, बिहाफ करूंगा और मैं उससे पैसे निकलवा के दिखाऊंगा। तो क्या हुआ यहां पे कि मान लीजिए तीन लोग हैं, ए बी और सी। मैं हूं ए और मेरा दोस्त है बी और शॉपकीपर है सी। अब बी और सी के बीच में बात हुई है, बी ने सी को पैसे दिए और उसने सी को बोला कि आप मुझे सामान दे देना और सी आखिर में मुकर गया। तो अब यहां पे ए, यहां पे मैं चाहता हूं कि मैं सी के ऊपर केस कर दूं कि वो बी के साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट निभाए। क्यों? क्योंकि मैं तो भाई सच्चाई का रखवाला हूं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये देख के कि किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है। तो मैंने कोर्ट में जाके केस कर दिया। लेकिन जब मैंने कोर्ट में जाके केस किया ना, अब मैं सोच रहा हूं कि यार मेरे को तो बहुत शाबाशी मिलेगी, वापस एक कमजोर इंसान के साथ गलत होने से मैं बचा सकूंगा। जैसे ही मैं कोर्ट के अंदर घुसा, पहला सवाल जज साहब ने मुझसे पूछा, भाई तू है कौन? मैं बोला सर मैं एक जागरूक नागरिक हूं। तो वो बोलेगा भाई जागरूक नागरिक है तो अपने घर पे रहे, बाहर जाके लोगों को बचा। लेकिन जब दो लोगों के बीच की बात चल रही है, जब दो लोगों के बीच की प्राइवेट बात चल रही है, उसके बीच में तू क्यों घुस रहा है? मैं बोला सर प्राइवेट बात नहीं है, वो बी ने मुझे बताया कि उन दोनों के बीच की बात हो गई, तो अब वो बात तो प्राइवेट रही नहीं ना। कोर्ट बोला अरे गधेड़ा, वो प्राइवेट बात नहीं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक प्रिंसिपल होता है प्रिविटी नाम का। जैसे मान लो घर पे किसी से हमारी लड़ाई हो गई, मम्मी से पापा से दीदी से किसी से भी लड़ाई हो गई, तो हमको सबसे पहली बात क्या बोली जाती है, देखो बेटा घर की बात को ना घर के अंदर ही रखना चाहिए, बाहर वालों को नहीं बताना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ भी इसी तरीके का प्रिंसिपल फॉलो करता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ बोलता है कि भाई दो लोगों के बीच में जो बात हुई है या फिर जितने भी लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, वो उनके बीच की प्राइवेट बात है। कोई तीसरा इंसान कोर्ट में आके उसके बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हुआ है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस करने का अधिकार या तो सिर्फ ए को होगा या तो सिर्फ बी को होगा। किसी भी तीसरे इंसान को वो अधिकार नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं द प्रिंसिपल ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो तो तीसरा इंसान बीच में नहीं बोलता। कि जब दो पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आपस में बात कर रही है, तीसरे इंसान के पास कोई अधिकार नहीं है, भले ही उसकी बात जितनी भी वैलिड क्यों ना हो, बट तीसरे इंसान के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो ए और बी के बीच की बात में इंटरफेयर करे। और इसका एक रीजन भी है। तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक प्राइवेट लॉ है। अब अगर वो एक ऐसा राइट होता जो गवर्नमेंट ने मुझे वैसे ही दिया होता, तो एक अलग बात होती। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा मेरे को जो राइट दिए जाते हैं, वो सिर्फ तब आते हैं जब सामने वाला अग्री करता है, जब सामने वाले के साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो पहला एग्जाम्पल दिया कि सड़क पर खड़े होकर एक गुंडा एक बंदे का पर्स लूट रहा है, अब वो अधिकार मुझे सरकार ने दिया है। क्या अधिकार? कि मैं सेफली सड़क पे चल सकूं, अपनी लाइफ और डिग्निटी को प्रोटेक्ट कर सकूं, वो एक फंडामेंटल राइट है। वो प्रोटेक्ट करना सरकार का तो अधिकार है ही है, साथ ही साथ वो सिटीजन्स को भी बोलती है कि आप दूसरों की जान को बचाने के लिए अगर एक्शन में आते हो तो वो कोई क्राइम नहीं होता है। तो वो परमिशन मुझे गवर्नमेंट ने पहले से दे के रखी है, उसके लिए मुझे किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो कमर्शियल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत किए गए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ राइट्स तब देते हैं जब दोनों लोग अग्री कर रहे हैं और कोई तीसरा इंसान कभी भी आके उसको एनफोर्स नहीं करवा सकता। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सीधे सी बात बोलता है कि थर्ड पार्टी जो है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस नहीं कर सकता। लेकिन अब आपके मन में ना एक सवाल और आएगा कि अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि वो जो थर्ड पार्टी है उससे हम पैसे तो दिलवा रहे हैं, कैसे? अब ऊपर देखिए, हमने कंसिडरेशन किए
डेफिनेशन में क्या देखा था कि द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, कि व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कंसिडरेशन किसी और इंसान के पास से तो आ सकती है, तो दूसरा इंसान सू क्यों नहीं कर सकता? कोर्ट ने सीधा यहां पे बोला कि ऊपर जो कंसिडरेशन वाली बात है वहां पे हमने स्पेसिफिकली अलाउ किया है कि थर्ड पार्टी ठीक है आप आओ, आके कंसिडरेशन दो और चले जाओ। लेकिन जो केस करने की बात है, जो केस करने का अधिकार है, वो केवल और केवल दोनों पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट के पास ही होगा। एक मूवी थी कपूर एंड सन्स करके, उसमें ना एक सीन था जब सारे घर वाले आपस में लड़ रहे हैं, उसी बीच में काम करने के लिए घर पे मिस्त्री आ जाते हैं। अब वो मिस्त्री पहले काम किया अच्छे तरीके से, और फिर जब पैसे लेने की बारी आई तो बोला इस मुश्किल समय में जो भी लगता है आप दे दीजिए, और सब घर वाले उसके ऊपर चढ़ गए, बोले तू हमारे घर के बीच की बात बाद में मत बोल, तू भी मार खाएगा। तो यहां पे उस मिस्त्री का काम क्या था? उसका काम था केवल आना, सामान ठीक करना और जाना। घर के बीच की बात में बोलने का उसका कोई अधिकार नहीं था। यही वाली बात यहां पे है कि भाई दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, आपसे जितना कहा गया है, आपको लॉ ने क्या परमिशन दी है? आप सिर्फ आओ, अपना काम करो और जाओ। आप सिर्फ आओ, एक्ट करो या फिर पैसे दो और फिर जाओ। दोनों लोगों के बीच की बात में इंटरफेयर करने का आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो यही प्रिंसिपल है कि द कंसिडरेशन में प्रोसीड फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो जनरल रूल क्या है कि भाई थर्ड पार्टी, अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट ए और बी के बीच में हो रहा है और एक इंसान है सी, तो कॉन्ट्रैक्ट तो ए और बी के बीच में ही रहेगा। लेकिन अगर सी चाहे तो वो आके कंसिडरेशन तो दे सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर केस नहीं कर सकता। वो ये एनफोर्स नहीं कर सकता कि बी के बिहाफ में मैं केस कर देता हूं और ए को अपना वादा निभाना पड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जितनी परमिशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको दी है, सिर्फ उतनी ही अथॉरिटी आपको मिली हुई है। अब यहां पर ये जो रूल है ना, इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। इसका क्या मतलब है कि भाई भले ही ए और बी के बीच में बात हुई है, लेकिन कभी कभार सी को अधिकार मिल जाएगा केस करने का। अरे अभी तो आप बोल रहे थे नहीं मिलेगा, जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन 7 ऐसे केसेस हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने स्पेसिफिकली बोला है कि 7 ऐसे केसेस हैं जिनमें जो तीसरा इंसान है वो आके केस कर सकता है। अब वो कौन से केसेस हैं? सबसे पहले अगर कोई ट्रस्ट की अरेंजमेंट है। अब ये ट्रस्ट की अरेंजमेंट क्या होती है? हमने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है युवराज। उस मूवी में अनिल कपूर थे मेंटली रिटार्डेड, सलमान खान और आई थिंक कैटरीना कैफ उसमें लीड एक्ट्रेस थी। तो उस मूवी में क्या दिखाया गया था कि एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का एक वारिस था जो मेंटली रिटार्डेड था। अब जो प्रॉपर्टी के ओनर थे, उन्होंने वो सारी प्रॉपर्टी उन मेंटली चैलेंज्ड इंसान के नाम पर कर दी और उन्होंने एक ट्रस्ट फॉर्म कर दिया। अब ट्रस्ट के सिस्टम में होता क्या है कि यूजुअली मान लो एक इंसान है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, वो चाहता है वो प्रॉपर्टी एक ऐसे इंसान को जाए जो इंसान करेंटली उस प्रॉपर्टी को हैंडल करने की पोजीशन में नहीं है। अब इसका क्या मतलब हुआ? भाई मान लो 15 साल, 15 साल भी ज्यादा हो गया, 5 साल का उसका एक बच्चा है, ठीक है। अब ये इंसान की तबीयत रहती है बहुत ज्यादा खराब, वो बोला यार मुझे नहीं पता मेरे पास कितना समय है, मैं काम करता हूं, मैं कुछ लोगों को जिम्मेदारी दे देता हूं कि जब तक मेरा बेटा 20 साल का नहीं हो जाता तब तक वो उसकी प्रॉपर्टी का ध्यान रखे, और जैसे ही मेरा बेटा 20 साल का हो जाएगा वो प्रॉपर्टी बकायदा मेरे बेटे को ट्रांसफर कर दी जाए। तो उसने क्या किया, जो इंसान की तबीयत खराब रहती है उसने 2 लोगों को बुलाया। उसने बोला तुम दोनों मेरे सबसे भरोसेमंद लोग हो, तुम दोनों पे मैं ट्रस्ट करता हूं, तो तुम दोनों के ऊपर अधिकार रहेगा कि तुम मेरी सारी प्रॉपर्टी का ध्यान रखो, और जैसे ही मेरा बेटा 20 साल का हो वो प्रॉपर्टी मेरे बेटे को हैंड ओवर कर दो। और ये बोलते ही वो इंसान भगवान के पास चला गया, वो इंसान अंतर ध्यान हो गया। अब उसने जो ट्रस्ट क्रिएट किया है, उस ट्रस्ट की जिम्मेदारी है कि जब तक ये बच्चा 20 साल का नहीं हो जाता तब तक उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करे, और जैसे ये बच्चा 20 साल का हो जाएगा ये प्रॉपर्टी इस बच्चे को ट्रांसफर कर दे। लेकिन जैसे वो इंसान गया, इन दोनों की नीयत हो गई खराब। इन्होंने बोला चलो वादा करने वाले तो नहीं रहे, अब इस प्रॉपर्टी को हम हड़प जाते हैं। अब जैसे ये बच्चा 20 साल का हुआ, इसको इस बात का पता चला,
उसने बोला मेरे पिता ने इतनी सारी प्रॉपर्टी छोड़ी मेरे लिए और वो इन दोनों ने खा गई। और जब वो ट्रस्ट की अरेंजमेंट में थी, वो उस, मैं बोलूं, फैक्ट के होते हुए उन्होंने ये काम किया। मतलब उन्होंने ट्रस्ट क्रिएट करी, बट ट्रस्टीज ने ही वो प्रॉपर्टी खा ली। तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है कि देखो, वैसे तो कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों और उस प्रॉपर्टी के ओरिजिनल ओनर के बीच में था। मतलब जो इंसान बीमार रहते हैं, उन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ किया था। तो जो 20 साल का बच्चा है, वो तो थर्ड पार्टी हुआ ना। तो जैसे ही वो कोर्ट में जाके केस करेगा, वो तो सीधा बोलेंगे कि भाई आप तो पार्टी हुई नहीं कॉन्ट्रैक्ट के, आप किस हक से केस करने के लिए आ रहे हो। लेकिन कोर्ट बोलेगा कि अगर कोई ट्रस्ट अरेंजमेंट है, और ट्रस्ट में जिसके बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई जाती है, जैसे यहां पर उस 20 साल के बच्चे के बेनिफिट के लिए ट्रस्ट बनाई गई थी कि जब से ये 20 साल का होगा इसको वो बेनिफिट मिल जाएगा, तो इसको हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। तो अगर कोई ट्रस्ट का बेनिफिशियरी है, अगर वो चाहे तो वो ट्रस्ट के कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवाने के लिए केस कर सकता है। इन वेरी सिंपल वर्ड्स, अगर मेरे नाम पे एक ट्रस्ट बना हुआ है 400 करोड़ की प्रॉपर्टी का, तो कल के दिन अगर मैं बड़ा होऊंगा तो सामने वाला अगर मुकर रहा है, तो मैं कोर्ट में जाके केस कर सकता हूं, भले ही मैं पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हूं। तो ये है पहला एक्सेप्शन कि अ बेनिफिशियरी कैन एनफोर्स हिज राइट अंडर द ट्रस्ट दो ही वाज नॉट अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सेटलर एंड द ट्रस्टी। सेटलर मतलब वो दो लोग जो ध्यान रखने के लिए रखे गए थे। नहीं, आई एम सॉरी, सेटलर मतलब वो इंसान जो बीमार रहता है, और ट्रस्टी मतलब वो दो लोग जिनको प्रॉपर्टी का ध्यान रखने के लिए दिया गया था। तो यहां पे बहुत सिंपल सी बात है कि भाई अगर मेरे बेनिफिट के लिए कोई ट्रस्ट बना है और ट्रस्टी लोग नाटक कर रहे हैं, तो मैं कोर्ट जाके एनफोर्स करा सकता हूं अपने कॉन्ट्रैक्ट को। उसके बाद आता है फैमिली सेटलमेंट। अब फैमिली सेटलमेंट का क्या अर्थ हुआ कि भाई एक, दो भाई हैं, एक्स और वाई। बागबान मूवी को याद करिए। अब मान लीजिए एक इंसान है, उनके ऐसे ही कुछ बच्चे हुए, जैसे अमिताभ बच्चन जी के बच्चे थे। एक इंसान है, उनके दो बच्चे हुए, एक्स और वाई। अब माता पिता जब तक बच्चों को पाले तब तक तो ठीक है। जैसे ही माता पिता के तरफ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने का समय आया, दोनों बच्चे जो है हिचकिचाने लगे। उन्होंने बोला कि यार नहीं, आप देखो, आप देखो, आप देखो, आप देखो। तो अब दोनों के बीच में अल्टीमेटली एक अग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। उन दोनों ने बोला कि इनको 20,000 रुपए महीने का मैं दूंगा 6 महीने तक, 20,000 रुपए महीने का आप दोगे 6 महीने तक, टोटल 12 महीने तक 20-20 हजार रुपए इनके पास आते रहेंगे। अब देखिए, कॉन्ट्रैक्ट दोनों बच्चों के बीच में हुआ है। अब आप सोच लोगे अरे ये तो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यहां पे इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप है, क्योंकि कोर्ट ने माना ये पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो यहां पर उन्होंने बोला कि जो थर्ड पर्सन है, उनके पेरेंट, उनको 20,000 रुपए हर महीने का, एक्स 6 महीने तक देगा, वाई 6 महीने तक देगा। अब अगर मान लो किसी भी समय पर एक्स या वाई पैसे देने से मुकर जाते हैं, तो क्या इनके पास अधिकार है केस करने का? यूजुअल केसेस में इसका जवाब नहीं होता। लेकिन चूंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने यह बात हमको स्पेसिफिकली बता दी है कि अगर कोई फैमिली सेटलमेंट है, तो उसमें अगर कोई पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है, लेकिन अगर वो इन्वॉल्व है, उसके बेनिफिट के लिए है या उससे लेके कोई बात है, तो वो बिल्कुल एनफोर्स करवा सकता है अग्रीमेंट को। उसमें लॉ किसी भी तरीके की बाधा उसमें नहीं डाल सकता। फिर मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज अरेंजमेंट्स, कि भाई मान के चलो एक इंसान से किसी की शादी हुई और दोनों के बीच में नहीं बनी। तो अब उनके पिताजी से वादा हुआ कि दोनों साथ में मत रहो, आप महीने का 30-40 हजार रुपए इनको देते रहना। तो अब देखो, वो है उस इंसान के पिताजी, और यहां पे है जो भी मैं बोलूं हस्बैंड, और यहां पे है वाइफ। तो पिताजी और हस्बैंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हस्बैंड वाइफ को 20,000 रुपए हर महीने का देगा। अब कॉन्ट्रैक्ट तो पिताजी और हस्बैंड के बीच का है, तो क्या वाइफ को अधिकार मिल जाएगा केस करने का अगर हस्बैंड उसको पैसा ना दे? अब हो सकता है पिताजी और हस्बैंड के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और पिताजी नहीं रहे, तो फिर अब वाइफ के पास क्या अधिकार हो जाएगा कि वो हस्बैंड के ऊपर केस कर दे? नॉर्मल केसेस में इसका जवाब होता नहीं। लेकिन कोर्ट बोलता है कि अगर कोई फैमिली सेटलमेंट है, कोई मैरिज अरेंजमेंट है, then a provision may be made for the benefit of a person, and the person for whose benefit such provision was made may file a suit though he is not a party to the agreement। कि अगर कोई मैरिज अरेंजमेंट है, फैमिली अरेंजमेंट है, तो किसी इंसान के बेनिफिट के लिए अगर कोई बात हो रही है, तो जो बेनिफिशियरी है
वो केस फाइल डेफिनेटली कर सकता है। अच्छा, उसके बाद असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। ये असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट का क्या अर्थ है? हमने तो आज तक केवल और केवल असाइनमेंट मतलब प्रोजेक्ट सुना है। अब देखिए, यूजुअली क्या होता है, अगर मान लो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मान लो मेरे पास घर है, गाड़ी है, उसको मैं ट्रांसफर करता हूं। लेकिन अगर मेरे पास कोई राइट है, उस राइट को मैं ट्रांसफर ही हूं, लेकिन उसको टेक्निकल वर्ड में मैं बोलता हूं कि मैंने वो राइट किसी को असाइन कर दिया। तो इन एसेंस ये है ट्रांसफर ही, लेकिन सिर्फ वर्ड अलग है। यहां पे अगर इसको काट के मैं ट्रांसफर भी लिखूं, सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में ट्रांसफर मत लिखाना। इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट या फिर इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनी राइट्स। कि भाई मेरे पास अधिकार है कि मैं सी से पैसे ले लूं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट करके बी को वो अधिकार दे दिया कि जो अधिकार मेरे पास है वो अधिकार अब आपका है। तो जब मैंने वो अधिकार ट्रांसफर कर दिया, अब बी मेरी जगह पर आकर खड़ा हो गया, और वो जो है अब वो डील करेगा सामने वाली पार्टी से। तो अगर मैंने ऐसा कोई असाइनमेंट कर दिया है, मैंने कोई राइट्स असाइन कर दिया अपने किसी को, तो उस केस में मेरी जगह आके वो इंसान खड़ा हो जाएगा और थर्ड पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वाली बात आएगी ही नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट और एस्टॉपल। अब इसका क्या मतलब हुआ कि भाई, अब इसका क्या अर्थ हुआ पता है? एक बार आपने वो वाली कहानी सुनी होगी कि एक इंसान था, उसको रखवाली करने के लिए दिया गया कि शेर आए तो बताना। उसने पहले झूठ झूठ में चिल्लाया कि देखते हैं लोग आते कि नहीं आते। उसने बोला शेर आया, शेर आया, शेर आया। सब गांव वाले भाग के आए, उसने बोला शेर तो है ही नहीं। उसने फिर दूसरी बार ऐसा किया, अरे शेर आया, शेर आया। फिर गांव वाले भाग के आए, फिर गांव वालों ने देखा, उसने बोला अब तो कुछ है ही नहीं। तीसरी बार सच में शेर आ गया, तीसरी बार सच में शेर आया, उसने वापस से चिल्लाया, अरे शेर आया है बचाओ, शेर आया है बचाओ। गांव वाले ने सोचा फिर बकवास कर रहा है, हम नहीं सुनते इसकी बात, जाओ। और फिर शेर उसको खाकर चला गया। तो इस कहानी का मॉरल यहां भी है कि भैया, मान लो आप किसी के एजेंट नहीं हो, या फिर आप किसी कंपनी के पार्टनर नहीं हो, किसी फर्म के पार्टनर नहीं हो, आप जाके पूरी दुनिया को बोल रहे हो कि अरे सुनो सुनो, वो जो मिश्रा जी है ना, जो 20 लाख करोड़ रुपए के मालिक है, मैं तो उनका एजेंट हूँ यार, उनके सारे काम तो मैं ही करवाता हूँ, और मिश्रा जी मुझे जानते भी नहीं है। मैं बोलता हूँ अरे मैं तो उनका एजेंट हूँ यार, सारे काम करवाने, जो करवाना है मेरे को बोलना, मैं करवा दूंगा। अब एक दिन क्या हुआ, मिश्रा जी ने किसी से 30,000 रुपए उधार ले लिए। अब ये जो एजेंट है, उसको किसी ने आके बोला अरे मिश्रा जी ने ना 30,000 रुपए उधार लिए थे। तो उसने बोला हाँ हाँ, मेरे को पता है वो मिश्रा जी ने 30,000 रुपए उधार लिए थे ना, कोई बात नहीं, नहीं देंगे, मैं दे दूंगा। अब उसने क्या किया, उसने एक्नॉलेज कर दिया कि भाई जो भी डेट वो नहीं देगा वो मैं दे दूंगा। उसने अपने कंडक्ट से या अपने वर्ड से ये दिखा दिया कि वो सामने वाले के बिहाफ पे काम कर रहा है। और अब जब सही में शेर आया, सच में वो लाइबिलिटी आ गई, तो वो ये बोल के पीछे नहीं हट सकता कि भैया नहीं, मैं तो उसका एजेंट हुई नहीं। आपने सामने वाले को ये दिखाया ना। एस्टॉपल का क्या मतलब होता है? एस्टॉपल का मतलब होता है कि आपने सामने वाले को ये चीज पोर्ट्रे तो करी ना, तो अब आप ऐसे एक्ट करो कि सच में वो चीज हुई है। मतलब या तो आप सामने वाले को बोलो मत कि मैं उसका एजेंट हूं, मैं उसका एजेंट हूं। अगर बोल रहे हो ना एजेंट हो, तो भैया जो लाइबिलिटी है उसको भी आप बियर करो। इसका मतलब कि वेयर द प्रोमिसर बाय कंडक्ट acknowledges himself as an agent of a third party, it would result into a binding obligation towards a third party। कि अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं मिश्रा जी का एजेंट हूं, अब मेरे को वो सारी लाइबिलिटीज निभानी पड़ेंगी जो एक मिश्रा जी के एजेंट की होती। अगर मैं उसके बिहाफ पे काम कर रहा हूं, तो उसके जो भी डेट है, अगर मैंने बोला है मैं दूंगा, तो मुझे देना पड़ेगा। मैं ये डिफेंस नहीं ले सकता कि मैं उसका एजेंट हुई नहीं। तो इसको अपन बोल देते हैं एस्टॉपल। उसके बाद एक और कंडीशन आती है कि जब कोई इंसान कोई जमीन खरीदने जाता है, अब मान लो एक एग्रीकल्चरल लैंड है। अब उस एग्रीकल्चरल लैंड का जो ओनर है, उसने मेरे साथ अग्रीमेंट किया कि भाई इस पूरे फील्ड में जो भी फसल उगेगी, इसका 20% आपको बगल के ऑर्फनेज में देना ही देना है। मैं सेल करते वक्त ये कंडीशन डाल रहा हूं, मैं सामान बेचते वक्त, मैं लैंड बेचते वक्त ये कंडीशन रख रहा हूं कि जो भी उसका फसल उगेगा, उसका 20% आपको उस ऑर्फनेज में दान देना ही देना है। तो अब खरीदने वाला जो है वो इस बात से बाउंड हो जाएगा। वो बोल रहा है कि द पर्सन हु परचेजेस द लैंड विद द नोटिस दैट द ओनर इज बाउंड बाय सर्टेन ड्यूटीज अफेक्टिंग द लैंड, कि ओनर जब तक था तब तक भी उसकी ड्यूटी थी कि 20% उसको ऑर्फनेज को देना ही देना है। तो अब जो इंसान वो लैंड खरीद रहा है, उसको भी ओनर इस बात का, मैं बोलूं, नोटिस देगा
कि भाई आपको 20% फसल वहां देनी ही देनी है और कल के दिन वो पीछे नहीं हट सकता है, तो द कोवेनेंट अफेक्टिंग द लैंड में बी एनफोर्स्ड बाय द सक्सेसर ऑफ द सेलर। इसका क्या मतलब हुआ? अब देखो, अब जो ऑर्फनेज था वहां पे 20% धान हर समय जाता था, तो अब वो ऑर्फनेज वाले तो यहां पर डिपेंडेंट है, उनको तो पता है कि जब तक वो सेलर है, जो ओरिजिनल ओनर था, मान लो ये सेलर और बायर दो लोग हैं, तो जब तक सेलर है तब तक तो 20% आता ही आता था। लेकिन अब सेलर नहीं है, अब बायर है, अब ये 20% मांगने के लिए सेलर के पास तो जा नहीं सकते, तो जिसकी जमीन है ये हो जाएंगे सक्सेसर। तो अब इसके पास अधिकार आ जाएगा कि बात भले ही इन दोनों के बीच में हुई है, लेकिन ये थर्ड पार्टी आके इतना बेनिफिट क्लेम कर सकता है, क्योंकि ओरिजिनल ओनर ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको दी थी और उसने उस पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट किया था। अच्छा, फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू थ्रू एन एजेंट, कि भाई दो तीन लोग हैं, ए बी और सी। बी जो है वो ए को रिप्रेजेंट करता है, वो ए के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया सी के साथ। तो अब जब ऐसा हो गया, तो कॉन्ट्रैक्ट तो बी और सी के बीच में है, पर चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ए के बिहाफ में किया गया है, तो ए चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है। द प्रिंसिपल कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय हिज एजेंट वेयर द एजेंट हैज एक्टेड विद इन द स्कोप ऑफ हिज अथॉरिटी इन द नेम ऑफ द प्रिंसिपल। ये हम लोग एजेंसी के टाइम पे और अच्छे से पढ़ेंगे, अगर अभी अच्छे से समझ नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, एजेंसी के टाइम पे ये और अच्छे से क्लियर होगा, तो इसको मैं एक बार के लिए पेंडिंग रख देता हूं। ये एजेंसी के टाइम पे अपन और अच्छे से समझेंगे, यहां पे एक बार वापस आ जाएंगे अपन। तो यूजुअल रूल क्या है कि थर्ड पार्टी कंसिडरेशन देने के लिए तो आ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाने के लिए नहीं आ सकता अगर वो उस कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्टी नहीं है तो। लेकिन इसके 7 एक्सेप्शन है। क्या क्या एक्सेप्शन है? ट्रस्ट, फैमिली सेटलमेंट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, असाइनमेंट, एक्नॉलेजमेंट, कोवेनेंट रनिंग विद लैंड और कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड विद थ्रू एन एजेंट। अब यहां पर एक सवाल आ जाता है कि भाई हम लोग इसको याद किस तरीके से रखें। तो इसको याद रखने के लिए मैंने चैट जीपीटी की मदद लेके एक बहुत बढ़िया निमोनिक निकाला। वो जो मेमोरी टेक्निक है वो है द फ्रेंडली मंकी ऑलवेज। तो इसका मेमोरी टेक्निक है द फ्रेंडली मंकी ऑलवेज एक्ट्स लाइक एन एक्टर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ TFMAALA। टी से हो जाएगा ट्रस्ट, एफ से हो जाएगा फैमिली अरेंजमेंट, एम से हो जाएगा मैरिज अरेंजमेंट, ए से हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट, ए से हो जाएगा एजेंट, एल से हो जाएगा लैंड का कंडीशन, और एक ए और क्या था? असाइनमेंट। तो अगर कोई भी आपसे पूछे कि प्रिविटी का क्या रूल है, आप बोलेंगे कि यूजुअली थर्ड पार्टी कंसिडरेशन देने के लिए तो बीच में आ सकता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करवाने के लिए कभी बीच में नहीं आ सकता। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? द फ्रेंडली मंकी ऑलवेज एक्ट्स लाइक एन एक्टर, TFMAALA। ट्रस्ट, फैमिली अरेंजमेंट, मैरिज अरेंजमेंट, एक्नॉलेजमेंट, एजेंट, लैंड कंडीशन और असाइनमेंट। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बचा है, वैलिडिटी ऑफ एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, फिर ये वाला चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा।